हेलो क्लास 11th के बच्चों। तो आज आपका ये हिस्ट्री इतिहास का किताब है और चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर का नाम है मूल निवासियों का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबॉर्जिन। यानी कि इस दुनिया में हर एक जगह पर में, चाहे वो भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उत्तरी अमेरिका हो, कोई भी जगह हो, ये जगह सब पहले मूल बासिंदे के थे, मूल निवासी के थे। तो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि मूल निवासी सबका क्या हुआ, क्या वो मूल निवासी आज भी हैं, या फिर जब यहाँ पर में सेटलर लोग, जब यहाँ पर बाहर से सेटलर लोग आए और इन जगहों पर बस गए, तो मूल बासिंदे, मूल निवासियों का क्या हुआ, उसी के बारे में हम जानेंगे। इस अध्याय में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के कुछ पहलू पर में हम गौर करेंगे। हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्पेनी के बारे में, पुर्तगाली के बारे में, क्योंकि स्पेन और पुर्तगाली उस टाइम में औपनिवेशिकरण कर रहे थे। आप जानते हो औपनिवेशीकरण क्या होता है। इंग्लैंड भी चलाया था, लेकिन इंग्लैंड तो बाद में आकर ये 16 सेंचुरी में आकर उसने औपनिवेशिक दुनिया में शुरू किया था। लेकिन उससे पहले से ही स्पेन और पुर्तगाली लोग पूरी दुनिया में अपना चला रहे थे औपनिवेशीकरण। मतलब दूर जगहों को ढूंढना, वहां पर अपने लोगों को बसाने को हम उपनिवेशीकरण कहते हैं। 18th सेंचुरी में आकर दक्षिणी अमेरिका के भी कई हिस्सों में, मध्य, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के इलाके से इलाके में यूरोप से आए। यानी कि इन जगहों पर में सभी जगह पर यूरोप से आ करके लोग बसना शुरू कर दिए थे। लेकिन फिर वही बात कि आपके अपने लोग आए, यूरोपियन लोग आए और दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन जगहों पर में बस गए। लेकिन मूल बासिंदे का क्या हुआ, मूल निवासी कहां पर गए, ये हम इसी बात की यहां पड़ताल करेंगे। क्या जितने भी उपनिवेश बसाए गए, जो यूरोप के लोग उत्तरी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में बसे, तो वहां के जो मूल निवासी थे, जिसको हम ये कह सकते हैं कि मूल निवासियों के लिए वो मातृ देश था, तो ये लोग गए कहां, क्या वो अभी भी हैं? 19th और 20th सेंचुरी में जब आएंगे तो देखेंगे कुछ और देशों से भी लोग आकर के इन जगहों पर बस गए। मतलब अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में यूरोप से ही नहीं बल्कि एशिया से भी लोग सब आकर यहां बस गए। अब जितने भी लोग इन जगहों पर बसे, वो लोग दो प्रकार के हो गए। एक को कह सकते हो देसी, देसी का मतलब जो वहां के मूल बासिंदे, मूल निवासी थे, और एक वो लोग जो एशिया या यूरोप से आकर इन जगहों पर बस गए या फिर बसाए गए। तो इसी चीज को हम देखेंगे। 20th सेंचुरी के मध्य में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की पाठ्य पुस्तक में यह बताया जाता है कि यूरोप वासियों ने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से आकर के ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। उन्होंने यहाँ के मूल बासिंदों का जिक्र तो किया है, लेकिन मूल निवासियों को किस तरह भगाया गया, किस तरह विस्थापित किया गया, ये बात किसी को नहीं पता है। आज इन मूल निवासियों द्वारा दिए गए इतिहास का हम कुछ बातें कहेंगे। सबसे पहले आपका जो हेडिंग है बुक में, वो है यूरोपीय साम्राज्यवाद। यूरोप में दो ऐसे देश थे, स्पेन और पुर्तगाल, जो उपनिवेशीकरण चलाते थे। उपनिवेशीकरण कैसे चलाते थे? तो स्पेन और पुर्तगाल अमीर राजा थे। यहाँ के राजा जितने भी नाविक या खोजी लोग होते थे, यात्री लोग होते थे, तो या समुद्री यात्रा करते थे, जैसे कि आप उसको कह सकते हो कोलंबस को, अमेरिगी वेस्पुची को, ये सब लोग समुद्री यात्रा करते थे और नए जगहों को ढूंढते थे। तो कोलंबस हो या अमेरिगो वेस्पुची हो,
इन सब का खर्चा कौन उठाता था? तो इन सब का खर्चा उस टाइम में या तो स्पेन या तो पुर्तगाल ही उठाता था। यही लोग इन यात्रियों को भेजते थे। आपको पता होगा कि हमारे भारत में और बुक में कहीं पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कि भारत की खोज किसने की? तो भारत की खोज जो है वो वास्को डी गामा ने किया, यही हम लोग पढ़े हैं। लेकिन वास्को डी गामा कहाँ का था? वो पुर्तगाल का था। और पुर्तगाली वो समुद्री यात्री था, समुद्री खोजी था, और वो समुद्र में यात्रा करके नए जगहों को ढूंढता था। पुर्तगाल खर्चा करता था। तो जब वास्को डी गामा नया जगह ढूंढा, भारत को ढूंढा, तो भारत पर कब्जा तो नहीं कर पाया, लेकिन गोवा को अपने कब्जे में ले लिया। तो गोवा ढूंढा वास्को डी गामा ने, लेकिन वास्को डी गामा पर खर्चा किसने किया था? पुर्तगाल। तो गोवा हो गया पुर्तगाल का। यानी कि ये जितने भी खोजी यात्री थे वो नए जगह को ढूंढकर, खोजकर, और फिर जो खर्चा करता था जो भी देश, उनको वो खोज करके दे देते थे। तो यही हुआ था और भी जगह पर में। यहां पर में हम देखेंगे कि स्पेन और पुर्तगाल के अलावा अब फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देश भी अपने व्यापारिक गतिविधि और खोजी गतिविधि को बढ़ा रहे थे, और वो अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के देशों में जा रहे थे, और वहां पर में अपने उपनिवेश को बसा रहे थे। आपको पता ही है कि हमारा भारत देश किसका उपनिवेश था? तो आप सीधा लिखोगे कि इंग्लैंड का वो उपनिवेश था। आयरलैंड क्या था? तो आयरलैंड भी इंग्लैंड का ही एक उपनिवेश था, क्योंकि आयरलैंड में ज्यादातर जो भूस्वामी थे, यानी कि बड़े जमींदार थे, वो सब अंग्रेज ही थे। 18वीं सदी में साफ साफ दिखने लगा था कि मुनाफे के कारण इंग्लैंड या फिर फ्रांस और स्पेन, पुर्तगाल तो कर ही रहा था, ये सब मिलकर के अपने मुनाफे के लिए पूरी दुनिया में व्यापार कर रहा था, और व्यापार करने के साथ साथ वो उन जगहों को अपना उपनिवेश कर रहा था, अपनी कब्जा कर रहा था। और जहां भी ये व्यापार, भारत में भी तो व्यापार करने ही आए थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर व्यापार करते करते धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा बना लिया। दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनी सब बहुत तेजी से अपनी क्रियाएं शुरू कर दिया, और यहां पर आ गए। वो व्यापार तो किया ही किया, लेकिन साथ में कब्जा करके वहां के भूस्वामियों से कर वसूलने लगे। यही नहीं, ये इन उपनिवेशिक जगहों पर जा करके, जैसे इंग्लैंड भारत में आया तो यहाँ व्यापार करने के लिए इन्होंने रेलवे का निर्माण किया, खदानें खुदवाई और बड़े बड़े बागान भी बनाए, क्योंकि इनसे इनके व्यापार को फायदा था। दक्षिणी अफ्रीका को छोड़कर शेष पूरे अफ्रीका में यूरोप के लोग सब समुद्र तट से ही व्यापार करते थे, और समुद्र तट के पर व्यापार करते करते ये अंदरूनी इलाके में भी चले जाते थे, और फिर वहां पर वो बस जाते थे। तो अब आपके पास एक वर्ड आता है सेटलर। सेटलर क्या होता है? देखो, सेटलर शब्द जो है वो दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए यूज किया जाता था, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए यूज किया जाता था, अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन उपनिवेशों को राजभाषा अंग्रेजी थी। कनाडा को छोड़कर जहां कहीं भी गए वहां फ्रांसीसी राजभाषा भी थे। तो अब सीधा सीधा कि ये सेटलर शब्द का मतलब क्या होता है? सेटलर का मतलब होता है आबादकार, जो बाहर कहीं से आए और वहां सेट हो गए, यानी कि बस गए, वहां पर अपनी जिंदगी जीने लगे। जैसे अमेरिका में पहली बार अमेरिकी वेसिपुची के यात्रा वृत्तांत से मिलता है कि यहाँ पर में या तो पहले अमेरिकी वेसिपुची आया या फिर कोलंबस आया, दोनों आकर के यहाँ पर सेटलर बन गया और फिर लोगों को यहाँ बसाया। उसी तरह कनाडा में भी हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ और न्यूजीलैंड में हुआ। तो पहले आते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में क्या हुआ? पहले ये देखो उत्तरी अमेरिका कहां से कहां तक फैला हुआ है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक तथा प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक ये फैला हुआ है।
पथरीले पहाड़ों की यहाँ पर श्रृंखला है। और पश्चिम में, मतलब उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में एरिजोना और नेवाडा की मरुभूमि है, यानी कि मरुस्थल है। थोड़ा और पश्चिम में जाएं तो सियरा नेवाडा पर्वत है यहाँ पर। यूरोप में ग्रेट विस्तृत मैदानी इलाके हैं, ग्रेट झीलें हैं, मिसिसिपी और ओहियो और अपलांचिया पर्वतों की घाटियां भी है यहाँ। दक्षिण दिशा में मैक्सिको है। कनाडा का 40% इलाका जंगलों से भरा हुआ है। कई क्षेत्रों में गैस और खनिज पाए जाते हैं, जिसके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ढेरों बड़े उद्योग हैं। आजकल कनाडा में गेहूं, मकई और फल ये बड़े पैमाने पर उपजाए जाते हैं। यहाँ पर मछली उद्योग भी काफ़ी फेमस है और खनन उद्योग बड़े पैमाने पर यहाँ खेती का विकास भी किया गया है। और 200 सालों से यहाँ पर यूरोप और अफ्रीका और चीन के लोग उत्तरी अमेरिका में आकर के बस गए हैं। तो ये छोटा सा था आपको परिचय उत्तरी अमेरिका की। जगह कैसा था, उत्तरी अमेरिका में ही कनाडा पाया जाता है, याद रखना। कनाडा में कौन से उद्योग धंधे, कैसे लोग बसे, ये सब। अब बारी आती है मूल निवासी। आपके बुक में हेडिंग है कि मूल निवासी क्या होता है। देखो, उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बासिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए थे और 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग आया था। उसके दौरान वो दक्षिण की तरफ चले गए। अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी मानव कृति एक तीर की नोक जिसको कहते हैं, वो 11,000 साल पुरानी मिली है। तकरीबन 5,000 साल पहले जलवायु क्लाइमेट में चेंज आया और फिर आबादी यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई थी। ये लोग नदी घाटी के साथ साथ बने गांवों में समूह बनाकर रहते थे। ये मछली और मांस खाते थे, सब्जी और मकई यानी कि मक्के की खेती करते थे। अक्सर मांस की तलाश में ये लंबी यात्रा भी करते थे। मुख्य रूप से ये बाइसन, जो जंगली भैंसे होते हैं, उनको तलाशते थे, क्योंकि जंगली बाइसन भैंस का ये मीट, मछली इन्हें ज़्यादा पसंद था। इसके अलावा ये लोग घुड़सवारी भी करते थे, क्योंकि और स्पेन से ये घोड़ा खरीदते थे। कुल मिलाकर जमीन पर नियंत्रण का कोई मुद्दा नहीं था। जमीन काफी सारे थे, जिसकी जहां तक मर्जी हो मिल्कियत ले लो, ये यहां पर में सिस्टम था। ये था मूल निवासी। और ये मूल निवासी होते क्या हैं, ये हमने आपको बता दिया कि हिमयुग आने से पहले भी 30,000 साल पहले भी उत्तरी अमेरिका में ये मूल निवासी आकर बस गए थे। अब इन मूल निवासियों का यूरोपियन से कब मुकाबला हुआ, ये आपको जानना जरूरी है। अब सबसे पहले देख लो कि मूल निवासी को कौन कौन से शब्द से बुलाते हैं। मूल निवासी को इंग्लिश में एबोर्जीन कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? एबोर्जीन कहते हैं। एबोर्जीन एबोर्जिनल वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है उस क्षेत्र में, उस जगह पर रहने वाले लोग। इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं एबोर्जीन में, जैसे कि अमेरिकन इंडियन, फर्स्ट नेशन पीपल, इंडिजीनियस लोग, नेटिव अमेरिकन और रेड इंडियन। इन सब नामों से हम मूल निवासी को पुकारते हैं। अब देखते हैं कि 17वीं शताब्दी में 2 महीने के कठिन समुद्री अभियान के बाद उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुंचे यूरोपीय व्यापारी को देखकर सुकून मिला कि वहां के स्थानीय लोगों का व्यवहार दोस्ताना था और गर्मजोशी से भरा हुआ था। दक्षिण अमेरिका गए स्पेनियों के विपरीत, जो वहां के सोने की प्रचुरता से अभिभूत हो गए। ये लोग मछली और रोएदार खाल का व्यापार के लिए आए थे, जिसमें उन्हें शिकार और कुशल देसी लोगों की ओर से अपेक्षित मदद मिली। यानी कि वहां के मूल निवासियों ने 17वीं शताब्दी में जो व्यापारी समुद्री रास्ते से आए, उन सारे व्यापारियों का मूल निवासी ने मदद किया। थोड़ा और दक्षिण में जाएंगे तो मिसिसिपी के किनारे किनारे फ्रांसीसियों ने पाया कि देसी लोग नियमित रूप से जमा होते थे। उसका मकसद था
हस्तशिल्प के बनाए हुए चीजों का आदान प्रदान करना, स्थानीय उत्पाद को बेचना खरीदना, जैसे कंबल, लोहे के बर्तन या मिट्टी के बर्तन, ये सब। बंदूकें में तीर धनुष की बंदूकें तो इनके पास नहीं थे, मूल निवासियों के पास, तीर धनुष का भी ये बेचना और खरीदना करते थे। ये सब समुद्र के किनारे आकर के ये लोग अपना बाजार लगाते थे। आज भी आप लोग देखोगे कहीं किनारे में शनि बाजार, मंगल बाजार लगने लगता है। तो ऐसे ही ये मूल बासिंदे सब इकट्ठे होते थे और वहां पर व्यापार करते थे। ये बात जो है यहाँ पर में फ्रांसीसियों ने देखा। अब फ्रांसीसी ने सोचा क्यों ना मैं भी यहाँ पर व्यापार शुरू कर दूं। ये लोग तो आदि मानव वाली चीजों से व्यापार करते हैं, हम क्यों ना आधुनिक चीजें लाकर व्यापार करें। तो वो वहां व्यापार फ्रांसीसी करने आया, तो फिर उन जगहों को हड़प लिया, वहां पर अपना उपनिवेश बना लिया, उन जगहों पर अपना कब्जा बना लिया। अब है अगला हेडिंग है पारस्परिक धारणाएं। ये पारस्परिक धारणाएं क्या होती है? देखो, 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। उन्हें अमेरिका के मूल निवासी असभ्य प्रतीत हुए। फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री जियां जैक रूसो जैसे कुछ यूरोपियों के लिए ऐसे लोग तारीफ के काबिल थे, क्योंकि वे सभ्यता के विकृतियों से अछूते थे। इसके लिए एक प्रचलित था उदात्त उत्तम जंगली। ये क्वेश्चन भी आएगा आपको कि उदात्त उत्तम जंगली से क्या समझते हैं। एक दूसरा नजरिया अंग्रेजी के कवि विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ पंक्तियों में मिलता है। वर्ड्सवर्थ और रूसो में से कोई भी किसी अमेरिकी मूल निवासी से नहीं मिला था, लेकिन वर्ड्सवर्थ वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये लोग जंगलों में रहते थे और ये बिल्कुल आदि मानव की तरह रहते थे। ये प्रकृति के रक्षक थे और प्रकृति से मिले हुए वस्तुओं से ही ये अपना जीवन चलाते थे। मूल बासिंदे यूरोपीय लोगों के साथ कुछ चीजों का आदान प्रदान करते थे, यानी कि लेन देन करते थे। वे उनके लिए दोस्त बन गए और एक उपहार समझकर चीजें लाने लगे। दूसरी ओर अमीरों का सपना देखने वाले यूरोपियन लोगों के लिए मछली और रोएदार खाल ये माल था। यानी कि जो यूरोपीय लोग थे जो व्यापार करते थे वो दो ही चीज का, मछली का और रोएदार खाल का, इसको ये माल कहते थे। और माल बनाकर या मछली माल लेकर ये इन मूल बासिंदों के बीच बेच करके अमीर होना चाहते थे। और मूल बासिंदों को ये चीजें सब उपहार के रूप में लगते थे। क्यों? क्योंकि वो मछली या रोएदार खाल माल दे करके और इन मूल बासिंदों को जगहों को ले लेते थे और ये मूल बासिंदे कुछ कहते ही नहीं थे। वो तो समझते थे उसने हमें उपहार दिया, यानी कि कंबल दिया, रोए के खाल वाली चीजें दिया, उपहार दिया, उसके बदले में कह रहा है ये जमीन दे दो। अपने पास कौन सी जमीन है? कम है, क्योंकि आप जानते हो जमीन जहां तक नजर जाए सब मूल बासिंदे के थे। मूल बासिंदे कितने होते थे? कबीले में होते थे 20, 30, 400 के, और उनके पास इतनी जमीनें कि अपनी पूरी जिंदगी अगर अपनी जमीन पर वो टहलना भी चाहे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी और वो अपने पूरे जमीन पर टहल भी नहीं सकता था। तो यहाँ ये सब आने लगे। यहाँ पर में खाने के लिए ये लोग एक नए जानवर को यूज करने लगे, उदबिलाव को, ऑटर को। उदबिलाव को मारकर ये मांस के रूप में यहाँ खाते थे। यूरोपीय लोगों जो व्यापारी थे उसके पीछे पीछे अमेरिका में बसने के लिए भी लोग आ गए। पहले तो अमेरिका हो, भारत हो, किसी भी जगह पे हो, व्यापारी लोग ही आए, लेकिन उसके बाद उनके पीछे पीछे यूरोप से लोग आकर यहाँ पर बसना शुरू किए। लेकिन एक बात है, आप देखोगे भारत में ना कोई भी यूरोप के बासी आकर नहीं बसा, व्यापारी आया सब। आप चले जाओ अफ्रीका जाओ, दक्षिण साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, आप उसका क्रिकेट मैच भी देखा होगा साउथ अफ्रीका का, तो उसमें आधे लोग गोरे देखे होंगे आप, क्योंकि वो बस गए तभी तो क्रिकेट टीम में है आधे। तो आधे लोग जो है वो अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में या अमेरिका में जाकर ये लोग बस गए यूरोपियन। पहले व्यापारी गए,
व्यापारी के साथ साथ पीछे पीछे आम जनता भी वहां चले गए। उन्हें ये सुना था कि वहां सोना मिलता है, चीजें मिलती है, तो इसी लोभ में आए और वो लोग यहाँ पर आकर बस गए। यहाँ पर जब अमेरिका में लोग भी आकर बसे तो व्यापारी आया तो ठीक है, व्यापारी का तो कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जो लोग आते हैं उनका तो धर्म होता है। तो ये फिर अपना धर्म भी लेकर आ गए। धर्म उस समय में दो ही था, ईसाई के दो काइंड्स थे, दो ब्रांच थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कौन थे? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, दो धर्म ये आम लोग लेकर आए व्यापारी के साथ, यहां बस गए। तो अब देखो कि जो मूल बासिंदे थे उनका तो कोई धर्म होता नहीं है, कुछ था नहीं। अगर वो पूजा पाठ भी करते होंगे तो किसी पेड़ का या किसी पहाड़ का जो कबीले में चलता है। लेकिन ये लोग एक धर्म लेकर आए, मुकम्मल धर्म लेकर आए, नियम पूर्वक लेकर आए, चाहे वो कैथोलिक हो या प्रोटेस्टेंट हो। सब मिलकर जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह की पूजा करते थे। संडे को प्रार्थना में आना है, इस तरीके से बैठकर प्रार्थना करना है, खाने से पहले हमें एक बार भगवान का नाम जो है वो ले लेना है। ये सब काम वो लोग करते थे। तो ये हो गया एक नियम पूर्वक धर्म। लेकिन उससे पहले उन लोगों का कोई धर्म नहीं था, किसी भी तरह वो जीवन जी रहे थे। अब मूल निवासियों में धीरे धीरे ये यूरोप के आम जनता उनको धर्म सिखाने लगा, उनको क्रिश्चियन बनाने लगा, और क्रिश्चियन बना करके और फिर वो क्या किया, वहां का जमीन लेकर के अपने आप को वो मालिक बनाना शुरू कर दिया। तो क्या यहां पर कोई और बदलाव आया? देखो, शुरुआती दौर में यहां कोई बदलाव नहीं आया। हर एक मूल बासिंदों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि ये लोग यहां क्यों आ गया, क्यों बस गया, क्योंकि वो लोग जो आए ना तो मूल बासिंदों को कुछ नई चीजें दिया, कुछ नई बातें सिखाया। इससे मूल बासिंदे सब ना बहुत खुश हो गए, उनका जीवन ना बड़ा ढंग से चलने लगा। आप भारत में ही देख लो ना, जब भारत में अंग्रेज आया तो चाय लेकर आया, तोप लेकर आया, टेक्नोलॉजी लेकर आया, मशीन लेकर आया, ऐसे ऐसे पावर लूम सब मशीन लाया, स्पैनिंग जेनी मशीन लाया, इंजन लाया। ये सब लाकर भारतीय जो थे उसकी तरफ झुक गए, हमारा झुकाव बढ़ गया। हमने देखा कि ये जो अंग्रेज आ रहे हैं वो हमारे लिए फायदेमंद है, ये जीवन की वो चीजें ला रहे हैं जिससे जीवन बहुत आरामदायक बन रहा है, और यही वजह था कि हम उसके गुलाम बन गए। वरना याद रखना, जब तक हमारा किसी की तरफ झुकाव नहीं होगा, चाहे वो कितना बड़ा फौज हो या कितनी बड़ी आर्मी लेकर आया हो, वो हमसे जीत नहीं सकता। अगर आप लोगों को स्टालिनग्राद की लड़ाई याद होगी तो हिटलर कितनी बड़ी फौज लेकर रसिया के स्टालिनग्राद पर आक्रमण किया था, लेकिन क्या मिला? इतनी बड़ी फौज को हारना पड़ा और किसी भी तरह वो स्टालिनग्राद के शहर में घुस नहीं पाए, और हिटलर के सैनिक शहर से बाहर खान पान की कमी और गोली बंदूक रसद की कमी, ठंड से मर गए। 92,000 सैनिक मर गए ठंड में। क्यों? क्योंकि स्टालिनग्राद की जो जनता थी ना वो लड़ रही थी। कितनी भी बड़ी फौज आए, और जब जनता अपने फौज का साथ दे तो बड़ी से बड़ी फौज भी कोई युद्ध नहीं जीत सकता। तो यही यहां सब हो रहा था कि कहीं भी जो ये अपना उपनिवेश बसा रहे थे, मूल बासिंदों का जो जगह को छीन रहे थे, उसका वजह यही था। उसका वजह क्या था कि मूल बासिंदे जो थे वो इनकी तरफ झुक रहे थे, इनकी चीजें उन्हें उपहार के तरह अच्छी लग रही थी। अपनी जमीन से मूल बासिंदों की बेदखली धीरे धीरे, तो आप जानते ही हो, पहले आप जाते हो, आप ट्रेन में कभी गए हो तो ट्रेन में अगर आपके पास देखोगे किसी के पास सीट नहीं है या आपके पास भी नहीं है और बहुत ज़रूरी है आपका जाना, तो आप जनरल टिकट लेकर भी चले जाते हो, सीट नहीं है, फिर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो थोड़ी सी जगह दोगे बैठने के लिए, तो क्या होता है कि वो थोड़ी सी जगह दया करके दे देता, आप बैठ जाते हो। फिर धीरे धीरे देखोगे कि आप आधी सीट पर
अपनी आधी तशरीफ रख कर बैठे थे। लेकिन धीरे धीरे आप अपना पूरा तशरीफ पूरे सीट पर बैठकर पीछे पीठ भी टिका लेते हो, और उसके बाद जब रात होती है तो वो तो अपना आधे सीट पर किसी तरह सो जाते हैं, लेकिन जब आपको नींद आती है तो उसी में फिर अपना जगह बनाना शुरू कर देते हो, और जिसका सीट था उसके मुंह पर लात रख करके और उसके लात की तरफ अपना सिर रख करके आप भी सो रहे होते हो। यही हुआ मूल बासिंदे के साथ। ये लोग माल लेकर गए थे बेचने के लिए मूल बासिंदे के पास, और मूल निवासियों को वो माल उपहार की तरह लगा, चाहे भारत हो या उत्तरी अमेरिका हो, कोई भी हो, उन्हें माल उपहार की तरह लगा, और उस उपहार को लेकर के उनको वहां बसने दिया। और अब वो क्या किया, धीरे धीरे बसते बसते उन्होंने अपना पैर फैलाना शुरू किया, उद्योग धंधे लगाना शुरू किया, दास व्यापार शुरू किया। क्योंकि जब ये उद्योग धंधे लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे या खेती ही बड़े पैमाने पर करेंगे तो इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए लेबर। अब लेबर के लिए ये दास प्रथा की शुरुआत कर दिया। ये लोग दूसरी जगहों से दासों को खरीद कर लाते थे, उनसे काम कराते थे, और अब जब इनकी जरूरतें बढ़ गई, फैक्ट्रियां लगने लगी, शहरीकरण होने लगा, तो अब मूल निवासी इनके लिए असभ्य हो गया और उनको ये अपनी जगह से पीछे धकेलना शुरू कर दिया। यही हुआ उत्तरी अमेरिका में। हजारों लाखों जो है वहां पर में मूल बासिंदे जो मूल निवासी थे उनको कहा पीछे हटो। वो और अगर पीछे हटेंगे तो और पीछे जाकर घने जंगल थे जहां जीवन जीना मुश्किल था। लेकिन नहीं, जो मुख्य भूमि थे वो सब तो मूल बासिंदे को बेदखल करके ये जो बाहर के सेटलर लोग थे, आबादकार लोग थे, वो लोग उनका हड़पना शुरू कर दिया। जितने भी वहां मूल निवासी थे वो कबीलों में रहते थे, कबीले वालों की जमीन ले ली गई, और यही नहीं, उनको वहां से हटने पर मजबूर कर दिया। वो अब किधर जाएंगे? वो जब नहीं गए और अपने तीर कमानों से उनसे लड़ने का फैसला किया। अब देख रहे हो, माल लेकर गए थे पहले ये बेचने के लिए, उनकी जमीनें हड़प ली, उन्हें पीछे धकेला गया और उन्हें कहा गया जगह छोड़कर तुम कहीं और जाओ। तो अब दोनों ओर से युद्ध भी शुरू हो गया। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको कोई उपहार देता है तो समझ लेना उसके पीछे कुछ न कुछ राज है, कोई न कोई बात है, वो आपसे कुछ चाहता है। उस उपहार के पीछे कोई स्वार्थ छुपा होता है। पहले जगह नहीं थी, व्यापार करने आया, और अब युद्ध हो रहा है। लेकिन तीर कमान वाले युद्ध में कितने देर टेकते, क्योंकि ये लोग तो बारूद उगलने वाली हथियार से लड़ाई कर रहे थे। यही नहीं, तुरंत ही जो है यहाँ पर जो लोग दूसरे दूसरे देश से बसे थे, स्पेन हो या पुर्तगाल हो, फ्रांस हो या इंग्लैंड हो, वो सब लोग अपनी अपनी फौजें यहाँ पर भेज दी, और वो फौजें अब लड़ रहे थे। तब यहाँ पर 15,000 लोगों को, जो मूल निवासी थे 15,000, उनको पीछे धकेला गया, और वो एक नए जगह की खोज में वो जगह छोड़कर चले गए। ऐसे को हम आंसुओं की राह कहते हैं, और उस आंसुओं की राह में सारे मूल बासिंदे मर खप गए होंगे, कोई बचा ही नहीं होगा। तो याद रखना आप लोग, ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि आंसुओं की राह से क्या समझते हो। तो लिखना कि अमेरिका में 15,000 लोगों को जो मरुभूमि की तरफ धकेला गया और उन्हें जगह उन मूल निवासियों को छोड़ने पर मजबूर किया गया। वो एक ऐसे सफर में गए जिस सफर में वो मर खप गए। क्या हो गए? मर खप गए। हम इसी को कहते हैं आंसुओं की राह। इसके बाद अगला है आपका गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि। ये गोल्ड रश क्या था? हुआ ये कि संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका की धरती या अमेरिका में कैलिफोर्निया है, ये जगह है, इन जगहों पर सोना बहुत पाया जाता है, आज भी पाया जाता है, मैं बता दूं आपको। तो उस टाइम में यानी कि 1840 में, कब? 1840 में
पूरे यूरोप और दुनिया के लोगों को पता चला कि अमेरिका में सोना मिलता है, गोल्ड। तो उसी गोल्ड को पाने के चक्कर में सब अपना घर बार छोड़ छोड़कर इन जगहों पर आए। और सच में यहां सोना था। लोग दिन भर मेहनत करके मिट्टी खोदकर छानकर उसमें से सोना निकालते थे। तो इन जगहों पर में अब विकास भी शुरू हो गया। जैसे रेल लाइनें बिछाने लगे अंग्रेजी सरकार, फ्रांसीसी सरकार, जो भी सरकार उपनिवेश चला रहे थे। आप बुक के पिक में देखो, देख रहे हो, अपने भैंसे गाड़ी पर लोग आए हैं बहुत दूर से। और ये यूरोपियन लोग हैं। ये यहाँ आए हैं किस लिए? गोल्ड पाने के लिए। तो पूरी दुनिया से लोगों का अमेरिका में गोल्ड की तलाश के लिए पहुंचना गोल्ड रश कहलाता है। और यहां पर आकर देख सकते हो कि ये लोग गोल्ड निकाल रहे हैं, अपनी पूरी फैमिली लेकर आ जाते थे। उसी गाड़ी में पूरी फैमिली रख करके और पुरुष लोग दिन भर काम में लगे रहते थे। बड़े बड़े इलाके यहां पर और साफ किए गए कि सोना मिले, सोना नहीं मिले तो खेती मिले, और खेती मिले उसमें लगभग 1890 तक आते आते जंगली भैंसों का यूज किया जाता था। 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका का महाद्वीप का विस्तार किया गया और यहां पर सबसे ज्यादा जो नहीं जिसको सोना मिला तो देखा कि गेहूं उपजेगा, गेहूं उपजाओ, गेहूं उपजाकर हम गेहूं का व्यापार अच्छा कर लेंगे। अब है संवैधानिक अधिकार। देखो जो कुछ भी हो, पहली बात कि यहां पर में मूल निवासी थे उत्तरी अमेरिका में, बाहर के यूरोपियन लोग यहां पर आकर बस गए, वो आबादकार कहलाए। और उन्होंने वहां पर जब शहर बनाया, देश बनाया, तो एक संविधान बनाने की भी जरूरत पड़ती है। तो इन लोगों ने एक संविधान भी बनाया। लेकिन यहां पर जो आपका हेडिंग है संवैधानिक अधिकार, कि संवैधानिक अधिकार किसको मिला? संवैधानिक अधिकार भी आबादकार को ही, सेटलर को ही मिल गया, जो वहां पर आकर बसे या बसाए। यानी कि संविधान में मूल निवासी के लिए कुछ तो लिखना चाहिए। इन लोगों ने ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं लिखा और ये लोग सीधे इनको मूल निवासी को बेदखल करके और अपना बस गए। बदलाव की लहर। अब क्या यहां पर कुछ बदलाव हुआ? 1920 ईस्वी में आकर के अब जो यहाँ के मूल निवासी थे, जो चुपचाप किसी तरह इन्हीं के साथ जी रहे थे, उपनिवेशकारों के साथ, वहां पर ये सिर उठाना शुरू किए। सबसे पहले अमेरिका के जो कनाडा के जो मूल निवासी थे, उनका जीवन थोड़ा बेहतर होना शुरू हुआ। 1928 में आकर के वहां पर देखा गया कि कनाडा के मूल निवासी अब अमीर हो रहे हैं, अच्छे खासे वो जीवन जी रहे हैं। अब वो दरिद्रता नहीं है, ये लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और ये मूल निवासी स्वास्थ्य में भी अच्छा रह रहे हैं। यानी कि अब ये अपना सिर उठाएंगे और अपनी जगह मांगेंगे। उस पर में गोरे अमेरिकियों के मन में उन मूल निवासियों के प्रति सहानुभूति जागी। अमेरिका का ही भाग कनाडा था। कनाडा जो है बाद में अमेरिका से टूटकर अलग हुआ है। हम अमेरिका के साथ नहीं रहेंगे क्योंकि अमेरिका ने हम मूल निवासियों को दबाकर यहाँ अपना वर्चस्व कायम किया। लेकिन अब हम लोग भी शिक्षा प्राप्त है, पढ़े लिखे हैं, हमें हमारा जगह चाहिए। और इन मूल बासिंदों के प्रति अमेरिका के जो कुछ गोरे लोग थे, उन्होंने इनकी बातों को सही माना। हाँ भाई, जगह तो इसी मूल निवासियों का है ना, तो ये अपने उस जगह को मांग करके और अपने रूप से चलाना चाहे तो इसमें क्या गलत है। 1950-60 के दशक में आकर संयुक्त राज्य और कनाडा की सरकारों ने मूल बासिंदों के लिए कई विशेष कार्य भी शुरू कर दिए। उनके लिए मुख्य धारा में ये लोग शामिल हो जाए, यही सही है। क्योंकि मूल निवासी जब अपनी जमीन के लिए लड़ाई करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो उसमें क्या होगा, पूरी दुनिया में हम इसको दबा तो देंगे लेकिन पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती होगी। लेकिन अब जो सेटलर लोग थे वो भी पढ़ लिख गए थे, उनके यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो किताबें लिखी जा रही थी, लेखक थे,
और वो मूल निवासियों की चीजों को समझते थे। अब वो चाहते थे कि मूल निवासियों से झगड़ा ना करके उसको क्यों ना मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए? मुख्य धारा से जोड़ा जाए, संविधान में उनके लिए अधिकार लिखा जाए, नौकरियों में आरक्षण दिया जाए इनको, और मूल निवासियों को पूरा हक दिया जाए, जिससे कि सब एक साथ मिल करके और बड़ी खुशी खुशी रहेंगे। नहीं तो क्या होगा, मूल बासिंदे सब उग्रवादी बनेंगे, एक संस्था बनाएंगे, फिर वो उसमें सैनिक भरेंगे, अपनी आजादी की लड़ाई बरसों तक चलाएंगे। क्या जरूरत है? संविधान है, देश है, उनका देश है। हम लोग यहाँ पर अमीर बन गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, सभ्य बन गए हैं, लेकिन इन लोगों को इनका अधिकार दे करके दोनों भाई भाई बनकर जी लेंगे। और देखो कितना अच्छा था ये। 1982 में, कब? 1982 में संवैधानिक धारा के तहत मौजूदा सभी मूल निवासियों को संविधान और अर्थव्यवस्था के मुख्य धारा से जोड़ दिया गया। इसलिए कनाडा या अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं देखोगे कि वहां पर में कोई ऐसी संस्था है, उग्रवादी संस्था जैसे हमारे देश में होता है, कि उस क्षेत्र में और उस क्षेत्र के लिए वो लड़ रहा हो। ऐसा कुछ नहीं पाया जाएगा, क्योंकि सबको मूल निवासी से जोड़ दिया गया है। चलो अब चलते हैं कहाँ? ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया क्या है। आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्रफल है वो 76 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अभी की बात कर रहा हूं, और मात्र इसकी 6.5 से 7 करोड़ ही जनसंख्या है, सबसे कम। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इतनी कम जनसंख्या क्यों है? तो रहने लायक जो भूमि है ना वो बहुत कम है। बाद बाकी ऑस्ट्रेलिया फिर इतना अमीर भी क्यों है? क्योंकि इनके पास खान बहुत है, खादान्य बहुत है। खनन करके तांबा, यूरेनियम, ये सब महंगी चीजें इनके पास है। सोना, चांदी, कोयला का तो भरमार है। अभ्रक नहीं है इनके पास। क्या है वो? आयरन ओर, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, जितनी मर्जी हो आप, ये सब आपको मिल सकता है यहाँ पर। तो इसी को बेचकर ऑस्ट्रेलियन जो है वो अमीर है। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न, सिडनी में, इन 2-3 शहरों में ही आपको पूरी जनसंख्या का 90% इन्हीं शहरों में रहते हैं। 10% ही लोग दूर दराज में रहते हो, बड़ी मुश्किल में। तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी मानव विकास का इतिहास रहा है। यहाँ भी मूल निवासी थे। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबोर्जीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एबोर्जीन का। मूल निवासियों की अपनी परंपराओं के हिसाब से वे ऑस्ट्रेलिया आए नहीं थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया वासियों के जो एबोर्जीन हैं, उन एबोर्जीन का कहना है कि हम कहीं से आए नहीं। जैसे ने वहां कहा कि 30,000 साल पहले अमेरिका के में बेरिंग स्टेट को पार करके मूल निवासी यहाँ आए, फिर जब आखिरी हिमयुग खत्म हुआ तो वहां पर आबादी बढ़ना शुरू हुआ। यही था ना उत्तरी अमेरिका में, यानी कि बेरिंग स्टेट को पार करके कोई लोग आए 30,000 साल पहले और यहां पर बसे, यानी कि वहां भी कोई लोग कहीं से आए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एबोर्जिन मूल निवासी का कहना है कि हम कहीं से नहीं आए, हम यहीं के शुरू से ही हैं और शुरू से ही रहे हैं। बीती सदियां स्वप्न काल कहे जाते हैं, और वो कहते हैं कि मतलब बीती जो सेंचुरी थे उनमें हम उसको वो लोग स्वप्न काल कहते हैं, और स्वप्न काल से ही हम यहां पर रहते हुए आए हैं। 18 सदी के आखिरी दौर में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के 750 समुदाय थे। ऑस्ट्रेलिया में 1-2 मूल निवासी नहीं थे, 1-2 प्रकार के, 350 से 750 के करीब थे। जैसे अभी भी भारत में जो मूल निवासी हैं वो आपको पूरे 500 तरीके के हैं। आपको भारत के मूल निवासी का कुछ नाम याद है? तो भारत के मूल निवासी सब हैं हमारे यहाँ बिरसा, मुंडा, भतरा, गोंड, हलवा, बंजारा, रायका और धंगर, ये सब हमारे देश के मूल निवासी हैं। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी 350 से लेकर 750 तरह के मूल निवासी यहाँ रहते हैं।
और इनमें 200 भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग भाषाएं। और 2005 में कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की आबादी में ये मूल निवासी 2.4% है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी जो है काफी छितराई हुई है। आज भी यहाँ के ज्यादातर लोग शहर में और समुद्र तट के साथ बसे हुए हैं, क्योंकि बीच का इलाका शुष्क मरुभूमि है जिसमें बसा नहीं जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में भी यूरोपीय आबादकार आए थे। मूल निवासियों और जमीन के बीच आपसी किस्सा यहाँ भी फैला हुआ है। जैसे अमेरिका में मूल निवासी को उनके जमीन से पीछे धकेला गया, पहले माल लाकर बेचा गया, उस माल को उन्होंने उनको उपहार के रूप में दिया और उपहार के रूप में देकर धीरे धीरे उनको वो ठगना शुरू किया। और फिर तो युद्ध की भी नौबत आ गई, उन सबको खदेड़ करके आंसुओं की राह में भेज दिए थे इन लोगों ने। वैसे ही यहाँ भी हुआ। यहाँ पर में भी जमीन की किस्सा और आबादकारों की किस्सा शुरू हो गई। यहाँ पर में मुख्यतः यूरोप से ब्रिटिश लोग आए थे, इंग्लैंड के लोग आए थे और पूरे ऑस्ट्रेलिया पर धीरे धीरे इन्होंने कब्जा कर लिया। यहाँ पर इन्होंने कब्जा करके क्या देखा, तो इन्होंने देखा कि जमीन में सोना है, चांदी है, ऐसे ऐसे विध्वंसक चीज बनाने वाले खनिज पदार्थ हैं, ये सब इन्होंने यहाँ से निकाले और अपने आप को मजबूत किया ऑस्ट्रेलिया से भी। यूरोपीय बस्तियों में से लोग उठकर भी ऑस्ट्रेलिया में आकर बसने लगे। 1911 में आकर के देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में एक योजना चल रही थी 1911 में, यानी कि आपके प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से 3 साल पहले ये देखा गया कि भाई एक बात तो देखो कि यहाँ पर में जो है वो मूल निवासी हैं और हम लोग आकर बस गए, तो अमेरिका और कनाडा में जैसी सोच आई ना, वैसे ही क्यों ना हम भी इनको इनका हक दे दें, अधिकार दे दें, नौकरियों में आरक्षण दे दें। तो इस सब तरीके से क्या होगा कि ये लोग भाई भाई बनकर साथ में जीने लगेंगे और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इन्हें नहीं होगी। हम लोग भी आंदोलन या उग्रवादी गतिविधि का सामना नहीं करेंगे। और उसी के तहत यहाँ पर में उन लोगों को, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को अमेरिका कनाडा की तरह ही संवैधानिक अधिकार दिया है। और बदलाव की लहर 1968 में आकर के ऑस्ट्रेलिया के निवासियों में भी बदलाव की लहर आ गई। यहाँ के लोगों भी संस्कृति, अर्थव्यवस्था के मुख्य धारा से जुड़ना शुरू हो गए। ये भी नौकरी पाने लगे। ये मूल निवासी अब स्कूल जा रहे थे, शिक्षा पा रहे थे। पहले तो ये बिल्कुल असभ्य जंगल में रहने वाले एक आदिवासी की तरह थे, ट्राइबल लोग थे, लेकिन ये ट्राइबल लोग बहुत ही जल्दी शिक्षा पाकर ऑस्ट्रेलिया के अर्थव्यवस्था के मुख्य धारा से जुड़ने लगे और ये लोग भी बड़े बड़े अमीर बनने लगे। हाँ, ये जरूर था कि ये मुख्य धारा से जुड़कर नई बातों से जुड़ने के बाद भी अपनी संस्कृति से नहीं हटे हैं। इसलिए अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना होगा तो आप वहाँ देखोगे आज भी हजारों साल कई तरह की संस्कृति जो त्योहार के रूप में है, वस्त्र के रूप में है या कोई फंक्शन के रूप में है, आज भी ये लोग मनाते हैं। जैसे हम लोग भी कितनी भी तरक्की कर लिए हैं, लेकिन होली दिवाली मनाना छोड़ दिए क्या भारतीय लोग? नहीं, वो हमारी संस्कृति है। हम आज एआई टेक्नोलॉजी के युग में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो संस्कृतियां हैं उसको हमने नहीं भूला है, हम उसको निभाते हैं। तो यही थी कहानी आप लोगों को कि मूल निवासी और उनका विस्थापन। पहले तो मूल निवासी थे, आबादकार और सेटलर जाकर उनकी जगह से विस्थापित कर दिया। लेकिन जब 20वीं सेंचुरी आई तब जाकर के इन मूल बासिंदों के लिए बदलाव की लहर आया, जहां पर आबादकार सरकारों ने अपने लिए जो संविधान कानून बनाया था उन संविधान और कानून से इन मूल बासिंदों को जोड़ दिया, उनको आरक्षण दिया, उनके लिए सुविधाएं दी, उनको स्कूल से जोड़ा, उनको अर्थव्यवस्था से जोड़ा, उनको नौकरियों में रिजर्वेशन दिया और फिर इन लोगों को में बदलाव लेकर आ गया।
लेकिन शुरुआती दौर में कैसे ये आबादकार सेटलर लोग उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और वहां के जो आबादकार थे, मूल निवासी थे, उनको उन्होंने विस्थापित किया था, उनको उनकी जगह से हटाया कैसे था, इसी की कहानी हमने आप लोगों को बताया। आप लोगों को कैसे लगा आप हमें बताना, कमेंट करना, गलतियां भी बताना, क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चा कुछ ऐसा पढ़ा हो जो मैं नहीं बता पाया, तो वो लोग कमेंट में ये बात जरूर डालना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।